1934 में कौन से इलेक्शन हुए थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 38 सीट्स थी 1934 के इलेक्शन में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार, और 1937 के इलेक्शन हुए हैं 1935 के एक्ट के अनुसार। उसमें कल सीट लिखी थी हम लोगों ने। अनाउंसमेंट ऑफ, हाँ ये कुछ ऐसे सिर्फ 45 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 75। अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस इन अर्ली 1937, ठीक, तो 1937 में प्रोविंशियल, एक कल हमने देख लिया था, प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस होते हैं। अब डिबेट है कि कांग्रेस का रोल क्या होना चाहिए 1937 के इलेक्शन में। अब देखो 3 फ्रैक्शन थे उस समय, ठीक है। एक तो कांग्रेस ने 1935 के एक्ट को, जो 1935 का एक्ट था उसको यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अपोजिशन कैसे किया जाए इस पर क्लैरिटी नहीं थी। 3 फ्रैक्शंस हैं। Finally, Congress agreed to contest the elections with a comprehensive political and economic program aimed at deepening anti-imperialistic sentiments. एक तरफ तो लेफ्ट के लोग थे, नेहरू, बोस, कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अपोज फॉर्मिंग गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शंस, fearing it would dilute opposition to the 1935 Act and divert attention from the issues like freedom and social justice. इनका कहना यही था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, उस काउंसिल में काम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जो 1921 के इलेक्शंस थे, 1920 में इलेक्शंस थे, 1923 में इलेक्शंस हुए हैं प्रोविंसेस के, 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद फाइनली 1937 में फिर से प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए। ये तो हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। जो ऑफिस एक्सेप्टेंस के प्रोपोनेंट्स थे, जो चाहते थे कि नहीं हम ऑफिस एक्सेप्ट करेंगे, वो चाहते थे कि फॉर ए शॉर्ट टर्म टैक्टिकल अप्रोच इन लेजिस्लेशन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए मास मूवमेंट। लेकिन अब कोई मास मूवमेंट तो चल नहीं रहा है, अब कोई मास मूवमेंट नहीं चल रहा है, सीडीएम रिट्रीट हो गया था, तो कोई मास मूवमेंट नहीं चल रहा है, तो काउंसिल के अंदर ही कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाई जाए। वही लोग थे तेज बहादुर सप्रू वगैरह, जो चाहते थे हम पोजीशन होल्ड करें। गांधी जी का नया इंस्टेंस था इनिशियली अगेंस्ट ऑफिस एक्सेप्टेंस, तो शुरू में गांधी जी ने कहा नहीं ऑफिस नहीं लेना है, लेकिन 1936 में लखनऊ सेशन एंड फैजपुर सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस बट पोस्टपोन द, यहाँ तक कल देख लिया था, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे वो हम इलेक्शन के बाद देखेंगे कि हम मिनिस्ट्रीज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था भाई इलेक्शंस हुए 11 में 7 जगह, ये सब देख लिया था, याद है। मेजोरिटी मिल गई थी, बंगाल में नहीं मिली थी, तो बंगाल में कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग और कृषक प्रजापति पार्टी, ठीक है। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग थी। बाद में इनकी इलेक्शंस, इनकी गवर्नमेंट बाकी जगह पर बन जाती हैं, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस ... फिर गांधी जी कहते हैं कि अर्ज कांग्रेस लीडर्स टू होल्ड ऑफिसेज लाइटली नॉट टाइटली, डिस्क्राइब द ऑफिसेज एज क्राउन्स ऑफ थ्रोन्स, ठीक है भाई, कांटों का ताज है, गांधी जी कहते हैं। और कहते हैं इसका प्रयोग आप जो नेशनलिस्ट गोल्स हैं, ये भी कल देख लिया था, उनको बढ़ाने के लिए करिए। अब इन्होंने वर्क कॉपी किया था, तो कल सारे काम हम लोगों ने देख लिए थे, कौन कौन से काम किए थे जो इनकी गवर्नमेंट्स थी। सिविल लिबर्टी एक्ट आया था, प्रेस रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया था, जो कन्फिस्केटेड आर्म्स थे, जो ज़मीनें कन्फिस्केट की गई थी, ठीक है, उनको वापस किया। कुछ शार्ट कमिंग थी जो कल हम लोग देख रहे थे। एक तो यूसुफ मेहरेली, मद्रास में इनको अरेस्ट किया गया। तो एक तरफ तो कांग्रेस खुद ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्फ्लेमेटरी स्पीच दे रही है, लेकिन जब कांग्रेस के सरकार के खिलाफ हो रही तो फिर से अरेस्ट स्टार्ट हो गया। एसएस बाल्टीवाला मद्रास में, और लेफ्टिस्ट के ऊपर आरोप था कि जो लेफ्टिस्ट हैं जैसे केएम मुंशी वगैरह, इनके ऊपर सरकार ने सीआईडी सर्विलांस लगवाया। तो एक थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, तो केएम मुंशी, ठीक, केएम मुंशी ने यूज किया था। वैसे केएम मुंशी भी तो यार सीआईडी सर्विलांस ऑन लेफ्टिस्ट इन बॉम्बे, तो केएम मुंशी ने हैं, ठीक है। तो केएम मुंशी बॉम्बे के होम मिनिस्टर थे, हाँ, तो इन्होंने फिर पोजीशन का मिसयूज किया, और जो लेफ्टिस्ट थे
उनके खिलाफ सीआईडी का प्रयोग किया होगा। तो ये चीजें कुछ गलत थी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स हमने देख लिए थे, ठीक। लेबर्स के लिए भी ठीक ठाक हुआ, एक लेबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। सोशल वेलफेयर तो हरिजन एडवांसमेंट चल ही रहा है, पब्लिक हेल्थ चल ही रहा है, खादी सपोर्ट, प्रिजन रिफॉर्म्स। एक कल हम लोगों ने देखा था नेशनल प्लानिंग कमेटी, 2-3 बार पूछ लेते हैं, 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में बनी है। एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम आया था, वो किसकी अध्यक्षता में था, कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। एम एन रॉय ने ड्राफ्ट किया था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। अच्छा, जो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, उसको ड्राफ्ट किसने किया था? एम एन रॉय? नहीं नहीं नहीं, एम एन रॉय नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, बी एन राव। तो बी एन राव ने ड्राफ्ट किया था। कल एक सवाल कहीं हम देख रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, उसको बी एन राव ने ड्राफ्ट किया था, फिर अंबेडकर ने फाइनल किया, उसको प्रेजेंट नेहरू जी ने किया था। तो 3 नाम जुड़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो बाद में प्रेमबेल बन गया था भाई। उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वार 2, क्योंकि लोग कांग्रेस से बिना पूछे, ये सब पता है हमको, ठीक है। अब इसके आगे कहानी हमें देखनी है, ठीक है। इवेंट्स प्रीसीडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास क्या होता है, और इसी समय 1937 में सुभाष चंद्र बोस का उदय होता है, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस की 1-2 चीजें पुरानी हैं कि 1921 में इन्होंने एनसीए में पार्टिसिपेट किया था, याद होगा आपको। अबे देखो एक बार, और इनके गुरु थे सीआर दास। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सीआर दास, चितरंजन दास। सीआर दास ये वही दास हैं, कौन है? स्वराज पार्टी वाले, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ठीक है। तो सीआर दास इनके गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु सीआर दास थे, गांधी जी के गुरु गोखले थे। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो तो हमने देखा ही था उस समय। तो एनसीए में पार्टिसिपेशन तो था ना सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर है स्वराज पार्टी का फॉरवर्ड, इस स्वराज पार्टी का न्यूज़पेपर है फॉरवर्ड, उसके एडिटर थे। तो 3 इंफॉर्मेशन 1921 से जुड़ी हुई हैं सुभाष चंद्र बोस की, कि 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही पार्टिसिपेटेड एंड बिकेम डिसिपल ऑफ सीआर दास। तो इनके राजनीतिक गुरु सीआर दास थे। और स्वराज पार्टी का न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, ऐसे याद रखो कि बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाया था 39 में, ठीक है, ठीक है। अब डायरेक्ट आ जाएंगे इनके सेशन पे, जो इनका हरिपुरा सेशन था 1938 का। उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि पोस्ट सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी नोटेड ए डिक्लाइन इन इथिकल कंडक्ट एंड सेल्फ सैक्रिफाइस विद इन कांग्रेस, परसीविंग राइज इन करप्शन एंड डिसिप्लिन। अब उस समय सिविल डिसोबीडियंस के बाद कांग्रेस में फ्रैक्शंस तो ढेर सारे थे ही, अब इनको सत्ता मिल गई थी तो थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह की भी कहानी शुरू हो गई होगी। कंचनाज दे देंगे बेटा, ठीक है, हिंदी में बना रहा है वो। तो करप्शन की भी कहानी शुरू हो गई थी। तो गांधी जी को लग रहा है भाई ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को ओवरशैडो कर रही हैं, जो राष्ट्रीय हित है उसको प्रभावित कर रही है, जो कांग्रेस के अंदर की खींचातानी है, करप्शन के इंस्टेंसेस हैं, बोगस मेंबरशिप है। कह रहे भाई जो इन मेंबरशिप को इन्फ्लेट कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें बोगस मेंबरशिप से लोग जीत रहे हैं। अनइथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कंट्रोल कांग्रेस कमेटीज, कॉन्ट्राडिक्टेड हिज प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो कांग्रेस में चीजें अच्छी नहीं चल रही 1937 के आसपास, ठीक है, इतना आइडिया रहेगा। 1937 के आसपास गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी कि इंटरनल क्लींजिंग करिए। ही बिलीव्ड कांग्रेस शुड प्रायोरिटाइज सेल्फ रिफॉर्म एंड अडेयर टू सत्याग्रह बिफोर कन्फ्रंटिंग कॉलोनियल रूल। तो गांधी जी कहना अभी रुक जाओ, अभी इनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं, पहले खुद में सुधार कर लो, कांग्रेस में जो इविल्स आ गई पहले उनको दूर कर लो, ठीक है। मास मूड क्या था? सेंसिंग फैटिग अमंग द मासेस, अब लड़ लड़ के परेशान हो गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, किस दिन? दांडी मार्च 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तो दांडी मार्च था, लेकिन ऑफिशियली 6 अप्रैल से ऑफिशियली कांग्रेस स्टार्ट करती है, ठीक है, ऑफिशियली। इससे पहले कौन से सेशन में गांधी जी को
कर दिया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए? साबरमती में बैठक होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी को, ठीक है। और उस दिन गांधी जी को कांग्रेस बोलती है कि भाई आप लीड करेंगे जब टाइम सही होगा, ठीक है। तो वो 1930 31 से 37 तक की कहानी है लगभग। एक बार सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उससे पहले बंद करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 2-3 फेज हैं। तो लोग अब फैटिग हो गए थे, नौकरी छोड़ छोड़ के परेशान हो गए होंगे, सही बात है, 6 साल कोई मूवमेंट थोड़ी चलता है। तो ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सेंसिंग फैटिग, ठीक है, अमॉन्ग द मासेस, गांधी जी कह रहे हैं भाई इस समय मूवमेंट शुरू करना इल टाइम्ड होगा और इनइफेक्टिव होगा। तो गांधी जी यही कह रहे हैं पहले कांग्रेस में क्लींजिंग करिए, पार्टी को सही करिए, फिर हम एक मास रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। अब सुभाष चंद्र बोस की कहानी शुरू होती है यहां से, ठीक है। तो 3 इंफॉर्मेशन तुम्हें पहले से पता है। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अच्छा, बीच में भी सुभाष चंद्र बोस की कुछ बातें आई थी, जैसे नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस साथ में थे, ठीक है। हाँ, ये लोग फुल इंडिपेंडेंस के लिए बोले, तो वहां पर एक इंस्टेंस आता है सुभाष चंद्र बोस का, बाकी बहुत ज्यादा नहीं आए अभी, ठीक है। अब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो बंगाल प्रेसिडेंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऑफन क्लैश विद कांग्रेस लीडर्स पर्टिकुलरली गांधी, तो गांधी के साथ इनके बहुत क्लैश रहे हैं। और लास्ट वही है जो हम लोग बात कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस को इन्होंने अपोज किया है, डोमिनियन स्टेटस को अपोज किया है। ही अपोज द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट एडवोकेटिंग डोमिनियन स्टेटस, कॉलिंग इन, ठीक है। एक फिर इन्होंने और नेहरू जी ने मिलकर कौन सी लीग बनाई थी? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ये भी हमने देखा था। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में बनाई थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। तो बोस अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस लीग हाईलाइटिंग इट्स कमिटमेंट टू इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो पहले की चीजें चल रही हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो नेहरू जी के साथ हैं, गांधी जी को अपोज कर रहे हैं। सीआर दास इनके गुरु हैं, सीआर दास वैसे ही सोशलिस्टिक मानसिकता के हैं, तो सोशलिज्म पहले से इनके अंदर है, ठीक है। नेहरू जी अगर आप देखोगे 30 के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो चुके हैं। इनके साथ जो लीडर्स थे, कल हम लोगों ने देखे थे इनके सेशन में, जो कौन सा सेशन था 1936 का, 36 का फैजपुर, हाँ 36 में ही लखनऊ में हुआ है, 36 में ही फैजपुर में हुआ है। तो 36 में है? बोलो बेटा। हाँ पूछो। भाई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन किसी के कंट्रीब्यूशन को आप थोड़ी डिनाई कर सकते हो। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं मेरे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो है। अब समझो, बड़ा दिल करो, ऐसे बड़े दिल वाले लोग थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब हमारा एम सेम है, ठीक है, ब्रिटिश रूल को हटाना। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, यही तो टॉलरेंस है। तो ही वॉज वेरी टॉलरेंट इन नेचर। टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंट थे, बड़े लोग थे भाई, ये भगवान तुल्य लोग थे। कितने लोगों का नाम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं? फ्रीडम स्ट्रगल में मुश्किल से 20 नाम होंगे, और जनसंख्या उसमें 40 करोड़ थी, तो 40 करोड़ में 20 तो भगवान ही हो गए। यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं लोग, भगवान मानने लगते हैं। यहाँ तो यूपीएससी में फिर भी 10 लाख लोगों में से 1000 निकल रहे हैं, वहाँ तो 40 करोड़ में 20 लोग हैं। तो गांधी जी को आज से हो सकता है 500 साल बाद लोग भगवान ही मानने लगे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने विदाउट एनी आर्म्स, अहिंसा के प्रयोग से इतने बड़े माइटी साम्राज्य को हिला दिया। अम्बेडकर लोग भगवान मानने लगे हैं। तो जिस तरीके से भगवान राम और भगवान कृष्ण आप सुनते हो सकता है आज से 500 साल बाद लोगों के लिए मानना ही इम्पॉसिबल हो जाए कि ऐसा हो सकता था। ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई देश इतने माइटी। तुम बाहर जाके एक पुलिस वाले से लड़के दिखा दो, एक सिंपल पुलिस वाले से लड़के दिखा दो, ठीक है। और उस समय फॉरेन रूल था, इतना माइटी एम्पायर था, उसके खिलाफ एक व्यक्ति बिना कपड़े पहने खड़ा है और चर्चिल सामने जाके लड़ रहा है वो। तो उनके अंदर कितना आत्मबल रहा होगा गांधी जी के अंदर। सेम सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे। 21 साल में तो लोग जो है वो बाबू सोना कर रहे हैं। खुदीराम बोस 18 साल के थे,
18 साल में उस व्यक्ति के अंदर इतनी देशभक्ति कैसे आ सकती किसी के अंदर कि फांसी भी चले गए, फांसी पे झूल के? बताओ भाई। हैं? रानी गैडिलियो 13 साल की थी। अब बताओ, तो ये सब लोग तो फिर भाई इनके अंदर तो दैवीय शक्तियां ही हो सकती हैं, ये मानव नहीं हो सकते हैं, ये लोग व्यक्ति नहीं थे, भगवान ही थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखो इनको, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अब हरिपुरा कांग्रेस में आ गए, तो हरिपुरा कांग्रेस सेशन, तो हरिपुरा में देख लो, हरिपुरा में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो हरिपुरा में बोस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं यूनानिमसली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूनानिमसली इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट। और कहते हैं कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी सरकार है 1939 में रिजाइन कर रही सरकार, कह रहे इनमें इमेंस रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल है, इकोनॉमिक प्लानिंग को एडवोकेट करते हैं और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाते हैं। अच्छा, नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो बनती हरिपुरा सेशन में है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी थी सोशलिस्टिक लाइन पे, उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें जो कांग्रेस का उद्देश्य था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक स्टेट, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी खत्म करेंगे, समाजवादी राज्य बनाएंगे, और वर्कर्स राइट, पीजेंट्स वेलफेयर, लेबर्स राइट, इनकी बातें अब कांग्रेस में की जाने लगी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मास मूवमेंट अब देखो स्टार्ट होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे पहले चाहे आप स्वदेशी ले लो, चाहे नॉन कॉपरेशन ले लो, बहुत ज़्यादा हमने सब में पढ़ा, बहुत ज़्यादा पीजेंट्स की भूमिका नहीं थी, बहुत ज़्यादा लेबर्स की भूमिका नहीं थी। और ये 1930 से 1940 का इस समय जब ढेर सारे ट्रेड यूनियन बनते हैं, अभी हम देखेंगे सोशलिस्टिक पॉलिटिक्स में ढेर सारे ट्रेड यूनियन बनते हैं। अच्छा, एक और था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसमें लिखा नहीं है, AITUC। अच्छा 1920 नहीं, ये भी कहीं थे। अच्छा, बनता 1920 में है। अच्छा ठीक है, एक और है, 1930 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1930 में बनाते हैं कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और उसी समय AITUC के प्रेसिडेंट बनते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बना रहे हैं 1930 में, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। इस बीच 1933 में, इससे पहले कहानी है, 1933 में ही वॉज एक्साइल्ड आफ्टर CDM, तो यूरोप चले जाते हैं 1933 में। तो 1933 में यूरोप चले गए, 36 में लौट के आते हैं, ठीक है। तो 1920 में भागीदारी दिख रही है, नेहरू रिपोर्ट दिख रही है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी दिख रही है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दिख रहा है आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। 33 में चले गए यूरोप भ्रमण पे चले गए, और 36 में वापस लौट के आ रहे हैं, और 38 में हरिपुरा सेशन में यूनानिमसली प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक है, जो कांग्रेस लीडर्स थे वो बोस से थोड़ा सा, अगर आप देखोगे, असहज महसूस करते हैं, क्योंकि बोस साफ साफ, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, इनकी पुस्तक थी इंडियन स्ट्रगल, जिसमें जो नेशनलिस्टिक लीडर्स थे इनको राइटिस्ट कह के संबोधित करते हैं, राइटिस्ट, दक्षिणपंथी, ठीक है। और ये थोड़े से क्या थे, लेफ्टिस्ट थे, और अक्यूज करते हैं कि जो राइटिस्ट लीडर हैं, ठीक, वो कंसेशन पाने के लिए ब्रिटिशर्स से कंप्रोमाइज करते हैं, और इसीलिए उन्होंने 1935 की फेडरल स्कीम को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर को ही राइटिस्ट अक्यूज कर रहा है, तो कांग्रेस में थोड़ा सा इनको लेके एक सहमत सी नहीं बन पा रही है, ठीक है, और उसी का परिणाम होता है त्रिपुरा कांग्रेस, ठीक है। अब 1939 में, चलो अब ये देख लो, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आर रिवॉल्यूशनरी, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहते हैं, जो भी हमने बात की, कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं वो रिवॉल्यूशन का काम कर सकती हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बना रहे हैं। एक काम और कर रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यहाँ जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, इनके खिलाफ, जो राजा हैं बेसिकली,
तो लोगों के साथ वहां भी सॉलिडेरिटी हमें दिखानी है, लोगों के साथ एकता दिखानी है। ये बात पहले भी हुई थी, नेहरू जी वाले सेशन में भी, वहां भी प्रिंसली स्टेट्स में कहा गया था मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो वही बात आगे कह रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग द डिस्टर्ब इंटरनेशनल सिचुएशन बोस फोरसॉ द पोटेंशियल ऑफ अप्रोचिंग वार टू बेनिफिट इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और इसी सेशन में बोस ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा शायद इन्होंने कहा डिसाइडेड टू सेंड ए मेडिकल मिशन टू वर्क विद चाइनीज आर्म फोर्स। ठीक है, तो चाइना की फोर्स को सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजने की बात करते हैं। मेडिकल मिशन हु वर फेसिंग जापान एग्रेशन। तो जापान ने चाइना पर अटैक किया हुआ था, जापान ने चाइना पर अटैक किया हुआ था। तो चाइनीज फोर्स की हेल्प के लिए यही इसी सेशन में वो एक मेडिकल मिशन भेजने की बात भी कर रहे हैं, हरिपुरा सेशन में। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेशन कौन सा है? त्रिपुरी। बोलो बेटा, वो तो उसके बाद है ना त्रिपुरी में। ठीक है, इसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन है। अब इसमें गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस दोबारा प्रेसिडेंट बने, और उसका कारण वही था कि ढेर सारे कांग्रेस के लीडर बोस से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो खुलेआम कांग्रेस के लीडर्स को, जो नेशनलिस्टिक लीडर थे, उनको राइटिस्ट कह के क्रिटिसाइज करते थे। इनकी बुक भी थी, बुक का नाम क्या था? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो गांधी जी इसी कारण नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बोस ने कहा हम प्रेसिडेंसी कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, और फाइनली वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट के सपोर्ट से 1580 वोट इनको मिलते हैं और 1377 वोट मिलते हैं पट्टाभी सीतारमैया को। तो वोट तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन होता है और जीत जाते हैं। तो हरिपुरा सेशन में यूनानिमसली इलेक्ट होते हैं, त्रिपुरा सेशन में इलेक्शन होता है, पट्टाभी सीतारमैया के साथ जीत जाते हैं। गांधी जी इसको अपनी पर्सनल डिफीट बताते हैं, लिखा होगा, गांधी इसको अपना पर्सनल डिफीट बताते हैं। अब गांधी जी वर्सेस बोस में कहानी शुरू हो जाती है। आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन है, जहां एक तरफ रिवॉल्यूशनरी मेंटेलिटी शो करते हैं बोस, वही गांधी जी, वही अभी रिकंसिलिएशन चल रहा है गांधी जी का कि मिलके काम करो, अभी हम तैयार नहीं हैं। गांधी जी का एक तो एक देखो, पहले कांग्रेस की मेंबरशिप बन गई, जैसे अभी क्या है, कांग्रेस के मेंबर बन गए आप, मेंबर के बाद एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती है। जैसे अभी भी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी भी है वही, जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आपने कांग्रेस की मेंबरशिप ले रखी है, आपके पास मेंबरशिप है, उनके पास है कौन कौन मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर्स वर्किंग कमेटी का चुनाव करते हैं, या जो भी इनकी एक कमेटी हो, फिर वो कमेटी प्रेसिडेंट चुनती थी। हाँ, प्रोविंशियल कमेटीज हो गई, अभी भी है ऐसा, अभी भी ऐसी हैं, वो इलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब जो कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी, वो भी कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, कुछ कम्युनिस्ट वगैरह भी उसमें होंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा के, लेकिन कांग्रेस के सदस्य रहे होंगे। मतलब जो देश की विचारधारा है वही कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो उसमें दिखती होगी ना। हाँ, तो ठीक है, हिज क्रिटिक ऑफ द वर्किंग कमिटीज कंप्रोमाइजेड विद द ब्रिटिश लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ सेवन कमेटी मेंबर्स। ठीक है, तो ढेर सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि वो बोस से सहमत नहीं थे। ठीक है बेटिया, अब त्रिपुरी में क्या है? हाँ, वो भी मेन उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब त्रिपुरी में बीमार हैं बोस जी, लेकिन त्रिपुरी सेशन अटेंड करते हैं, जहां वो अल्टीमेटम देते हैं इंडिपेंडेंस का कि 6 महीने में आप छोड़ के चले जाइए, वरना इस बार में तगड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो त्रिपुरी सेशन की बात है। त्रिपुरी सेशन गांधी जी अभी भी समझा रहे हैं कि भाई अल्टीमेटम मत दो। ठीक है, अभी हमारे में इंटरनल डिवीजन है, ठीक है, कम्युनल डिस्कॉर्ड है, और अभी अनप्रिपेयर्डनेस है, अभी हम तैयार नहीं हैं। तो गांधी जी बोस को समझा रहे हैं, बोस समझ नहीं रहे हैं। आकांक्षा बेटे इधर बोस को देख लो थोड़ा। रेजोल्यूशन बाय गोविंद बल्लभ पंत आज बोस टू अलाइन विद गांधी। अब यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत आते हैं, वो रेजोल्यूशन लेके आते हैं और कहते हैं कि बोस साहब से कि गांधी जी के साथ अलाइन हो जाओ भाई, ठीक, गांधी जी के साथ अलाइन हो जाओ, रिफ्लेक्टिंग ए प्रेफरेंस फॉर गांधी जी लीडरशिप। वो कह रहे हैं हम लोग गांधी जी के लीडरशिप में ही काम करेंगे। ठीक है, डिस्पाइट एफर्ट्स
बोस कुड नॉट सिक्योर गांधी सपोर्ट और यूनिफाई कांग्रेस अराउंड हिज रेडिकल विजन। तो बोस का जो रेडिकल विजन है वो गांधी जी को अपने सपोर्ट में नहीं ला पाते हैं, ठीक है। फिर जो आइडियोलॉजिकल आइसोलेशन होते हैं, बोस रिजाइन कर देते हैं अप्रैल 1939 में। तो 1939 हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन में चुने गए थे। नहीं, हरिपुरा में तो यूनानिमस थे, त्रिपुरी में इलेक्शन हुआ, ठीक है। और उसी समय क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया अप्रैल 1939। अप्रैल 1939 में इससे भी रिजाइन करते हैं, कांग्रेस से भी रिजाइन करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। मई 1939 में, नहीं कांग्रेस से रिजाइन नहीं कर रहे हैं भाई, हाँ 1939 मई 1939 में, बिल्कुल सही बात है। तो मई 1939 में क्या बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से रिजिग्नेशन देते हैं? नहीं कांग्रेस से नहीं दे रहे हैं, विद इन, क्यों लिखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं विद इन कांग्रेस पार्टी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं विद इन कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उन्नाव में एक जगह है, कौन सी है, माकूर। तो भाई उन्नाव में सोचो भाई, हमारे बगल में बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनके खिलाफ कांग्रेस एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेके आती है, कांग्रेस इनके खिलाफ एक अनुशासनात्मक प्रस्ताव लेके आती है, जिसमें जो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे हटा दिए जाते हैं, और अगले 3 वर्ष तक कांग्रेस में इन्हें कहा गया आपको कोई भी ऑफिस नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस की सदस्यता नहीं गई है, लेकिन बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, शुरू में देखा था हमने, उसे हटा दिए जाते हैं, और 3 वर्ष तक आपको कोई भी ऑफिशियल मतलब ऑफिस नहीं मिलेगा, मेंबर आप रहो। तो यहां तक चल रहा है, ठीक है। हाँ, नेशनल से तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, प्रोविंस से हटा दिया गया। नेशनल जो प्रेसिडेंट थे और नेशनल उससे खुद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब 3 मई 1939 को, 3 मई 1939 को माकुर, जो बता रही बिटिया, माकुर उन्नाव में, तो बगल में ही है, माकुर उन्नाव में क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। तो अप्रैल में इस्तीफा देते हैं, थोड़े दिन अपने दोस्त इकट्ठे करते हैं, और फाइनली कब, 3 मई को, 3 मई को। अब डिसिप्लिनरी एक्शन अगस्त 1939 में है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कॉल करते हैं बोस, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, ठीक है, जिसके कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है 1939 में। तो प्रेसिडेंट जो थे बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हटा दिए जाते हैं, और 3 साल तक आप कोई भी पोस्ट नहीं लोगे। तो वही इन्होंने भी लिखा हुआ है, ठीक है कहानी। कांग्रेस ने, याद करो, चाइना में कहा था मेडिकल टीम भेजेंगे अगेंस्ट जापान एग्रेशन, तो यहां भी एट द त्रिपुरी सेशन कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग सॉलिडिटी विद चाइना इन इट्स फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, अंडरस्कोरिंग द कांग्रेस ब्रॉडर एंटी इंपीरियलिस्ट इंस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर स्कोरिंग कैसे कर रहा है, उसमें देखो क्या लिखा है, एट द त्रिपुरी सेशन कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग। अब चाइना बसे इंपीरियलिस्ट तो जापान ही था, जापान अटैक कर रहा था, हैं? हाँ, फिर अंडर स्कोरिंग ना, क्योंकि भाई अगर ऐसा कर रहा है फिर तो आप तो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट ही कर रहे हो, तो अंडर स्कोरिंग क्यों हुआ, कांग्रेस ब्रॉडर एंटी इंपीरियलिस्टिक इंस्टेंस। अच्छा, एम्फेसाइज कर रहा होगा, वो मतलब होगा अंडर, मतलब कम करना नहीं, एम्फेसाइजिंग, ठीक है। तो चाइना का सपोर्ट चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, सुभाष चंद्र बोस भी कर रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कर रहे हैं। लेकिन सर मैंने कहीं पढ़ा है सर कि सुभाष चंद्र बोस ने सर मतलब जापान से मदद ली थी। हाँ, अब इसके आगे लेंगे। तो सर मतलब फिर वो एंटी इंपीरियलिस्टिक स्टैंड से हट जाते हैं। अब ये हट नहीं जाते, उन्हें लगता है ब्रिटेन ज्यादा इंपीरियलिस्टिक है,
उन्हें लगता है ब्रिटेन तो हमारे ऊपर, तो ब्रिटेन को, ब्रिटेन भाई दो दुष्टों में से चुनना है, तो उन्हें लगा ब्रिटेन बड़ा दुष्ट है। दुष्ट तो है ना सर। हाँ दुष्ट है। अब 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939, ठीक है, 1 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, याद करो जब जर्मनी किस पे अटैक कर देता है, पोलैंड पे, उसकी पूरी कहानी हमने देखी हुई है। तो 1 सितंबर 1939 कहानी शुरू हो गई। अच्छा 1 सितंबर 1939 को कांग्रेस में क्या चल रहा है? त्रिपुरी सेशन इससे पहले हो चुका है या बाद में हुआ है? हो चुका है, क्योंकि रिजाइन उन्होंने कब किया था? अप्रैल में रिजाइन किया, तो मई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं और अगस्त तक आते आते इनको खत्म कर दिया गया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस से बाहर है, नया बना चुके हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब कांग्रेस में हैं अगर इन प्रिंसिपल कहें, लेकिन प्रैक्टिकली कांग्रेस से बाहर है, प्रैक्टिकली कांग्रेस से बाहर है, ठीक है। अब हो रहा है तुम्हारा 1 मई, नहीं क्या है, 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया के सपोर्ट को फॉर ब्रिटिशर्स अनाउंस कर देती है, ये हमको पता है। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस विरोध दिखा रही भाई, ठीक है, कि हमसे बिना पूछे क्यों कर दिया, हमसे पूछ लेते तो शायद हाँ कर देते गधे, इनको कोई भरोसा नहीं था। अभी भी बोल तो रहे थे करने के लिए, हाँ बोल तो रहे थे भाई, तभी तो अगस्त ऑफर फिर आता है, उसके बाद तब तो मान ही गए थे कि ठीक है ऑफर लेके आओ आप। तो इनके खाली गुस्सा था कि हमसे पूछा क्यों नहीं भाई, हमसे बिना पूछे क्यों शादी तय कर दी तुमने, पूछ लेते हमसे, वो चल रहा है कांग्रेस का गुस्सा। नहीं ये तो तब भी बिपिन चंद्रा है, अगर आप सुमित सरकार पढ़ोगे ना तो आप एंटी कांग्रेस ही हो जाओगे। ये तो नोट्स इससे हैं, बिपिन चंद्रा, और बिपिन चंद्रा के नोट्स हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा में उन्होंने क्या किया है, फैक्ट्स और बढ़ा दिए, उसे बना दिया स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आप कोई कम्युनिस्टिक बुक पढ़ोगे, जैसे सुमित सरकार वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें तो कांग्रेस को बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी है उन्होंने। बिपिन चंद्रा ने जो इंडिया स्ट्रगल लिखा है, तो जब श्रीमती गांधी ने बुलाया एक दिन बिपिन चंद्रा को, कहा एक बढ़िया सी किताब लिखो, कांग्रेस पार्टी ने फंड किया, बिपिन चंद्रा ने लिखी किताबें, तो ऑब्वियसली तभी तो उन्होंने जो सेफ्टी वॉल्व सब थ्योरी रिजेक्ट की हुई है, बिपिन चंद्रा ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी सारी थ्योरी। आयोग क्यों मानता है? आयोग भी यही मानेगा भाई, बिपिन चंद्रा देखो फैक्ट्स तो सेम ही हैं, फैक्ट्स थोड़ी डिनाई कर सकते वो, लेकिन रीजन और आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव। तो प्रेजेंट कैसे किया, तो कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्टिक व्यू तो हमें लेके चलना ही है भाई। देखो कांग्रेस ने, मैं ऐसा नहीं कि कोई रूल नहीं, रूल तो था ही, तो आप आउटराइटली डिनाई तो मेंस में भी नहीं कर सकते हो, इंटर में भी नहीं कर सकते हो। आजकल देखो कांग्रेस पार्टी फिर से जिंदा हो गई है, आजकल आप देखोगे तो रील नेहरू जी पे वास्तव में ढेर सारी रील बना रही कांग्रेस पार्टी कि नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, नेहरू को आप नहीं, अभी रिसेंटली ये जब से ट्रंप वाला इशू हुआ है, और जब इन्होंने मोदी जी ने थोड़ा नेहरू जी को क्रिटिसाइज वगैरह करना थोड़ा सा, तो अभी लोग चिल्ला रहे नहीं, वो सब जो था कि नेहरू ने क्या किया क्या नहीं किया, कि उनके कपड़े पेरिस में धुलते थे, तो कहे पेरिस में नहीं धुलते थे, पेरिस लॉन्ड्री थी उनके आनंद महल के बगल में, और इन्होंने फैला दिया पेरिस में धुलते थे। सच्चाई यही है, हैं? सर बात तो वही है, नेहरू जी की मतलब गुड निरपेक्ष पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट, अब इंडिया भी वही बोलेगा ना, रशिया के साथ अमेरिका के साथ, दोनों हमारे दोस्त हैं। अच्छी बात है, क्या है, मतलब पॉलिसी वही चल रही है। इतना डिफरेंस है, अब ये ऑल अलाउंस हो गया है, मतलब पहले किसी में जुड़ने था, अभी सब में जुड़ना चाह रहे हैं और सबसे ले रहे हैं। ठीक है, वो तो भाई नेशनल इंटरेस्ट जैसे भी रहे। कांग्रेस कंडीशनल सपोर्ट, डिस्पाइट इट्स डिसअप्रूवल टू द ब्रिटिश एक्शन, कांग्रेस कंडीशनली सपोर्टेड द एलाइड वॉर एफर्ट। तो दो थी, एलाइड पावर और एक्सेस पावर्स। तो एलाइड पावर्स ना भाई ब्रिटेन वगैरह को आप सपोर्ट कर रहे हो, कंडीशंस क्या थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, फ्यूचर इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का चार्टर बनाओगे आप, और सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, ट्रूली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हाँ बाद में इन्होंने फिर कंडीशनल सपोर्ट दिया, जब कहा गया होगा रिजाइन तुमने क्यों कर दिया यार, चाय वाय पीने गए होंगे गांधी जी अपना तांगे में बैठ के वायसराय से मिलने, वायसराय रिजेक्टेड दीज कंडीशंस। ये तो खतरनाक है। वायसराय ने कहा भाई ये कुछ नहीं है, ठीक है, कांग्रेस कह रही है यार पब्लिक सपोर्ट चाहिए भाई, हाँ ये तो
कैसे होगा है? तो वायसराय कह रहे नहीं नहीं ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी गांधी जी प्रेफर टू अवॉइड एन इमीडिएट मास स्ट्रगल, एडवोकेटिंग फॉर यूनिटी एंड पॉलिटिकल वर्क अमंग द मासेस, लीविंग स्पेस फॉर नेगोशिएशन। तो अभी भी गांधी जी कोई इमीडिएट लड़ाई नहीं चाह रहे हैं। तो 1939 1940 कहानी है। 1 मई से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, 1 सितंबर से। तो सुभाष चंद्र बोस अलग कहानी कर रहे हैं, कांग्रेस में अलग कहानी चल रही है। मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया है। मिनिस्ट्री ने कब रिजाइन किया है? अक्टूबर में किया है, अक्टूबर नवंबर में किया है। तो अभी रिजाइन नहीं किया इस समय तक, अभी रिजाइन नहीं किया है। तो अभी मतलब अभी बातचीत चल रही है, इसके बाद रिजाइन करेंगे, ठीक है। नेहरू कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर ऑफरिंग एनी सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर पीरियड। तो नेहरू जी को जल्दी है प्रधानमंत्री बनने की। वो कह रहे भाई अब स्वतंत्रता चाहिए, हम वार रिफॉर्म में। गांधी जी कह रहे रुक जाओ, नेहरू जी कह रहे नहीं हम स्वतंत्रता दो भाई, तभी हम तुम्हारी सहायता करेंगे, कि पता है प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे उसके बाद। 1940 तक आते आते नेहरू जी का कद तो बड़ा हो ही गया था। गांधी जी ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी कब घोषित किया है? हाँ, जब गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना देते जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो जब जवाहरलाल नेहरू को पता ही था भाई फिर तो हम ही हम हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, वो मुंह बनाए बैठे हैं इधर, ठीक है। अब ये लोग सुभाष चंद्र बोस हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं और जयप्रकाश नारायण हैं। ये लोग पहले गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ हैं, अब इस साथ हैं सुभाष चंद्र बोस के। सॉ द वॉर एज एन इंपीरियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रपोज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू पुश फॉर इंडिया। तो ये लोग थोड़ी शैतानी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी है, इसी समय मूवमेंट जारी करो। ये वैसे हार हो रहे हैं, शुरू में इनिशियल हार तो हुई थी इनकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनिशियल डिफीट तो हुई थी ना, याद है। और इंग्लैंड तो बहुत बाद में कूदा था, चलो वो तो हिस्ट्री में देखना। अब सितंबर में मीटिंग हो रही है, ठीक है। अक्टूबर 23 1939 और इसके बाद 17 अक्टूबर जब 1939 को वायसराय लिनलिंगथो, ठीक है, तो रिजाइन कर देती है 23 अक्टूबर 1939। वही कहानी है, कांग्रेस डिमांड कर रही है, वायसराय नहीं मान रहे हैं, तो अब रिजाइन है 23 अक्टूबर 1939। 1939 भी इंपॉर्टेंट है, सारी क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले त्रिपुरा सेशन है। त्रिपुरा सेशन में क्या है? त्रिपुरा सेशन इलेक्शन हो रहा है, जीत रहे हैं, गांधी जी अपनी आइडियोलॉजिकल हार मान रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत समझा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को कि सुलह कर लो, गांधी जी नहीं मान रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर रहे हैं। रिजाइन करने के बाद उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं, ठीक है। ये सब कहानी इधर चल रही है। सुभाष चंद्र बोस इधर कांग्रेस में वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जा रहा है। अब गांधी जी डिमांड रख रहे हैं कि भाई थोड़ा हमें सहूलियत दे दो। इस लिनलिंग तो मान नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू और परेशान कर रहे हैं, नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, प्रधानमंत्री यही तो चल रहा है, ठीक है। और नेहरू जी के साथ के लोग हैं, तो फिर गुस्सा में कह रहे नहीं मानना तो चलो रिजाइन कर देते हैं। तो ठीक है, 23 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर रहे हैं। तो अब रिजिग्नेशन हो रहा है 23 अक्टूबर 1939। तो 1939 भी अच्छा है, जैसे 1930 का जो था वो भी ईयर बहुत, उसमें राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हुई हैं। 30 में याद है वो सब बवाल हुए हैं, सब नेहरू रिपोर्ट खट उससे पहले। तो यहाँ 1939। अच्छा, हुआ कहाँ है? बर्धा। 1939 में CWC की मीटिंग है बर्धा में। 1939 में 2 सेशन हुए हैं, नहीं वो कब हुआ है? त्रिपुरी हुआ है, और उससे पहले कहाँ हुआ है? हरिपुरा, वो 1938 में हुआ है। तो 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ है, लेकिन ये बर्धा में CWC की मीटिंग है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, जिसमें फाइनली इस्तीफा खेल लिए लोग। अब 1940 का रामगढ़ सेशन है, 1940 का रामगढ़ सेशन है। अब 1 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो जो कांग्रेस का रेस्पॉन्स था, गांधी जी और राजगोपालचारी, ठीक है, वो ब्रिटेन के साथ हैं और उन्हें कंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं।
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ब्रिटेन फांसीवादी ताकतों से लड़ रहा है। तो गांधी जी और राजगोपालचारी, क्लियर है? ठीक है। नेहरू सुभाष चंद्र बोस एक पूरी तरीके से लड़ाई के मन में है। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वादा करिए। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ इसी टाइम हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सर बोस का यही कहना था कि जब ब्रिटिश वीक है तभी हमारे पास बेस्ट टाइम है अटैक करने का। हाँ, वही बात है। तो बोस और नेहरू में भी अंतर है। नेहरू जी कह रहे हैं हम सपोर्ट कर देंगे लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बोस कह रहे हैं कोई सपोर्ट नहीं, हमें क्या करना है, लड़ाई करनी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। 1939 में जो रिजोल्यूशन हो रहा है, दो बेसिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, वही जो दो बेसिक कंडीशन में लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं वायसराय, तो आप रिजाइन कर रहे हो। ठीक है। और इसके लिए गांधी जी कहते हैं बिटर पिल थी ये रेजिग्नेशन, जो है कड़वी गोली थी। रेजिग्नेशन क्या है? कड़वी गोली थी, टू क्लीन द कांग्रेस की सफाई। तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है सब गधे मौज मस्ती कर रहे हैं, रिजाइन कर दिए, ठीक है। मुस्लिम लीग का रिस्पांस क्या था? मुस्लिम लीग कह रही है कि अगर आप मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर आप मुस्लिम लीग को इकलौती पार्टी मानो तो दो डिमांड है इनकी। ठीक है। लिलिंगथो कह रहे हैं ठीक है, हम लड़ाई के बाद आपको पावर्स देंगे, लेकिन भाई लड़ाई के टाइम पे हम आपको पावर्स, लड़ाई के टाइम पे सब कोई बातें नहीं होगी, बाद में बातें करेंगे। तो जो भी गांधी जी की डिमांड्स हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं। 1939 में गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर रिलीज कर रही, वही इनके रेजिग्नेशन के बाद, नहीं इनके रेजिग्नेशन जस्ट पहले, जिसमें कह रहे हैं भाई जो भी डोमिनियन स्टेटस है वो पोस्ट वार मिलेगा, मतलब अभी कुछ नहीं, अभी वही चीजें लिखी हैं। और कह रहे हैं कंसल्टेटिव कमेटी बना देंगे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की, जिससे नेशनल गवर्नमेंट, ये सब बातें हो रही हैं। 23 अक्टूबर 1939 को रेजिग्नेशन हो रहा है और कह रहे हैं वार को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को अब फाइनली हो क्या रहा है कि कांग्रेस के लोग रिजाइन कर देते हैं, तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोएलिशन गवर्नमेंट्स बना लेती हैं, मुस्लिम लीग प्लस हिंदू महासभा मिलके बना लेती हैं। भाई सोचो, यानी सर दोनों का मतलब मकसद राज करना था। राज ऑब्वियसली, सर आज भी यही कम्युनल पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हो तो मकसद राज करना ही है, कोई मतलब धर्म से मतलब नहीं है। सर ये सब बातें कोई बोलता ही आज का नेता सर, मतलब सब कौन नहीं बोलता, सब तो चिल्लाते हैं। राहुल गांधी चिल्लाते, हम नहीं मर गए कि धर्म की राजनीति कर रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो। सर, लेकिन लोग शायद समझ नहीं पाए या फिर सुनो भाई, 22 दिसंबर 1939 इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन जिन्ना खुशी से कौन सा डे मनाते हैं? डे ऑफ डिलीवरेंस। इसकी हिंदी क्या है? मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस। इस्तीफा तो पहले ही हो गया, इस्तीफा तो इन्होंने कब दे दिया है? 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को इस्तीफा देते हैं। 17 अक्टूबर को रिफ्यूज करते हैं, 23 अक्टूबर को इस्तीफा देते हैं। अब जिन्ना तो खुश हो ही जाएंगे, उनकी पार्टी भाई सरकार में है। जो भी एक डे रहा हो, कोई हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब मास स्ट्रगल पे डिबेट चल रही है कि मास स्ट्रगल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर डिबेट अभी भी चल रही है। तो गांधी जी ये तो मान लिया कि चलो भाई इस्तीफा दे दो, लेकिन मास डिबेट पे स्ट्रगल अभी भी चल रही, गांधी जी अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है। अब रामगढ़ सेशन, झारखंड, और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। रामगढ़ सेशन, ठीक है, मार्च 1940 में हो रहा है, मार्च 1940। अच्छा, ये भी पहले कांग्रेस सदन अक्टूबर नवंबर में होते थे, अब देखो जनवरी मार्च में खिसक के आ गए हैं। मार्च 1940। सर कम्युनिस्ट का कोई रोल नहीं है सर भारत की आजादी
है, अभी अलग से देखेंगे उनका रोल, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी रोल देखेंगे अलग। अभी थोड़ी नेशनलिस्टिक पार्टी, नेशनलिस्टिक पॉलिटी देख रहे हैं। कांग्रेस रिटायरेटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस नॉट निगोशिएबल, रिजेक्टिंग डोमिनियन स्टेटस। तो यहां पर भाई अब गुस्सा हो गई कांग्रेस भी और कह रही अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस पे तो आप मान ही नहीं रहे हो। ठीक है, कंसिडरिंग सिविल डिसोबीडियंस इफ नेसेसरी, देयर वाज ए कंसेंसस ऑन द नीड ऑफ द मूवमेंट, लेकिन फॉर्म में गड़बड़ है। गांधी जी अभी भी क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मोरल सपोर्ट अभी भी गांधी जी देना चाह रहे हैं भाई। गांधी जी का ब्रिटिश प्रेम समाप्त अभी भी नहीं हो रहा है। कह रहे भाई ठीक है, हम उन्हें सेना का सपोर्ट नहीं देंगे, इसका नहीं देंगे, लेकिन मोरल सपोर्ट हम गांधी जी को देंगे। एक बात आपने अभी बोली थी कि मतलब कि जब दो दुष्ट लड़े तो मतलब जो कम दुष्ट उसका साथ होता है, ऐसे भी तो हो सकता था, मान लिया कि जापान जीत जाता मतलब वर्ल्ड वॉर, तो जापान भी भारत में आके कब्जा कर लेता, ऐसा भी हो सकता था, मतलब वो भी हो सकता था, देखा जाता उस समय भाई। ऐसे तो भरोसा तो किसी ना किसी पे करोगे ही। नेहरू इंसिस्टेड ऑन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो नेहरू। सुभाष चंद्र बोस एडवोकेटेड डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, कांग्रेस डिक्लेयर करती है कि ओनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस वुड बी एक्सेप्टेड, और डोमिनियन स्टेटस को अब कांग्रेस, तो इससे पहले कांग्रेस ने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की है। नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने की तो थी, पूर्ण स्वराज कर तो दी भाई, कांग्रेस ने भी कर दी है। ठीक है, तो कांग्रेस भी अब बोल रही भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान, अब देखो यहां से क्रोनोलॉजी आती है बार बार। तो डे ऑफ डिलीवरेंस कब था? 22 दिसंबर 1939। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर मार्च 1940। इसकी डेट देख लो एक बार क्या है। तो एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑटोनॉमस और पाकिस्तान रेजोल्यूशन मार्च 1940। वो आगे बनेगी अभी, सुभाष चंद्र जो लड़ने जाएंगे तब, उसकी बात कर रही हो ना, रंगून से बनाते हैं। आगे बनेगी, सुभाष चंद्र भागे हैं तो अभी तो अंग्रेजी ने बंद करेंगे। हैं क्या जी? आजाद हिंद की ना, तो वो तो बेटी अभी आगे बनेगी। ठीक है, अस्थायी सरकार जो राष्ट्रपति बनेंगे एस एस चटर्जी, तो बहुत आगे की बात है। ठीक है, अच्छा एक दो फैक्ट और हैं। जय हिंद का नारा त्रिवेंद्रम निवासी भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर चेम्बाकरणम पिल्लई द्वारा दिया गया। पिल्लई 1933 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, याद है 33 में चले गए थे सुभाष चंद्र बोस, 36 में लौट के आए थे। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जब सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनसे जय हिंद के साथ अभिवादन किया था। जय हिंद। इनका नाम है त्रिवेंद्रम निवासी भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर चेम्बाकरमण पिल्लई, डॉक्टर पिल्लई, तो बस ठीक, डॉक्टर सी पिल्लई। ठीक है, अब आता है अगस्त ऑफर। तो रामगढ़ सेशन में अगस्त ऑफर देख लो भाई। अगस्त ऑफर, आफ्टर द फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड बिकेम मोर कंसिलेटरी टुवर्ड्स इंडिया। तो अब बेल्जियम हार गया, हॉलैंड हार गया, फ्रांस हार गया, तो थोड़ा डर गए। ठीक है, इन्होंने कहा चलो भाई भारतीयों को ज़्यादा परेशान नहीं करते, इनको थोड़ी सी सहूलियत दे देते हैं। ठीक है, कांग्रेस आल्सो नाउ विलिंग टू कंप्रोमाइज, तो कांग्रेस भी चाहती थी कि हम कंप्रोमाइज कर लें। ठीक है, asked the British government to allow it to form the interim government during the war, but the government was not interested. तो कांग्रेस ने कहा कि एक जो है एक अंतरिम सरकार बना लेते हैं, तो पगलाए जा रहे हैं बिल्कुल सरकार में आने के लिए। ठीक है, तो गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं भाई सरकार नहीं, हम एक अगस्त ऑफर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी डेट और देख लो यार, इसकी डेट क्या थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन की? तो डेट याद रखना भाई, 23 मार्च। और इसीलिए 23 मार्च को पाकिस्तान का वो भी मनाते हैं हम,
नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे, थोड़ा पोस्ट भी नेशनल डे बोलते हैं। इसका हाँ प्रस्ताव जो है हाँ सिकंदर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजुम्मा ने उसका समर्थन दिया था। पाकिस्तान जो शब्द है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली 1933 में गढ़ा था। और उसके पीछे भी जो पाकिस्तान था उसका फुल फॉर्म आया था, पी से पश्तून था, ए से अफगान, बी से पठान था, ए से अफगानिया था, के से कश्मीर था, एस से सिंध था, ऐसे पाकिस्तान बनाया था उन्होंने। पी से पंजाब, फिर उसके अंदर के था क्योंकि पंजाब भी तो है। पीछे हो सकते हैं पंजाब हो सकते हैं। पंजाब, और ए से अफगानिया सर जो पठान वाला क्षेत्र था। चलो भाई कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेट इंपॉर्टेंट रखना भाई, 23 मार्च 1940 इसे पाकिस्तान के नेशनल डे मनाते हैं। इस दिन पहली बार इन्होंने पाकिस्तान की बात की और 1933 में रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। तो इससे फैक्ट्स हैं वो देख लेना। अगस्त ऑफर, हिटलर्स एस्टाउंडिंग सक्सेस, फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड एंड फ्रांस। गांधी जी नेहरू स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन। अब यहां पे तो नेहरू जी भी ब्रिटेन के साथ हो गए यार, क्यों? नेहरू जी भी और गांधी दोनों कह रहे हैं ब्रिटेन परेशान है, इस समय उन्हें तंग मत करो, ठीक है। द कांग्रेस वॉज रेडी टू कंप्रोमाइज, कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ठीक है। आस्किंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लेट इट फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अगस्त ऑफर लेकर आ रहे हैं, अगस्त 1940, ठीक है। तो इससे पहले पाकिस्तान की मांग हो चुकी है, डिलीवरेंस डे उससे भी पहले है, ठीक है। उससे पहले रेजिग्नेशन है 23 अक्टूबर। तो यहाँ की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हो, एक एक महीने की है। अगस्त ऑफर आ गया। अगस्त ऑफर में पोस्ट वॉर ऑब्जेक्टिव डोमिनियन स्टेटस, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मेंबर्स होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बनाई जाएगी। तो भी क्वेश्चन आता है पहली बार ब्रिटिशर्स ने किस में माना कि भारतीयों की संविधान सभा होगी? अगस्त ऑफर में माना है, अगस्त ऑफर, ठीक है। और माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन होगा, तो ठीक है। थोड़ा मुस्लिम लीग को सर एक डोमिनेट स्टेटस के बाद दिवाली डिक्लेरेशन भी तो करी थी। दिवाली डिक्लेरेशन की थी, पहली बार है? दे देंगे। उस समय था कि हम बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस के लिए, ऐसा कुछ था। अब ये सब कोई बायसा ने बोल दिया हाँ देंगे, वहां से बोल दिया देंगे, दे नहीं रहे, ऐसे खींच रहे हैं, डेली पार्टी देंगे देंगे देंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं लोग। अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें तो डोमिनियन स्टेटस देना, गांधी जी कहते हैं कि वो फॉलिंग चेक, हाँ वो चेक वाला हाँ कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फॉलिंग बैंक, ठीक है। सर ये 8 अगस्त को आया था। 8 अगस्त को आया था, डेट इंपॉर्टेंट है भाई, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940, ठीक है। कांग्रेस रिजेक्टेड नेहरू एज डिड एज ए डोरनेल। डोरनेल क्या होता है? कील, जंग लगी कील है भाई, तो ठीक है। गांधी जी इससे तो और गैप बढ़ गया है। मुस्लिम लीग वेलकम द ऑफर, स्पेशली द अश्योरेंस ऑफ ए वीटो फॉर माइनॉरिटी, सीइंग इट एज ए स्टेप टुवर्ड द डिमांड फॉर पार्टीशन। तो अगस्त ऑफर, अब इसके बाद मुस्लिम लीग बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो अगस्त ऑफर में मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस अपना गुस्सा है, ठीक है। इन्होंने क्या, कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बनेगी, इंडियाज राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिकॉग्नाइज किया, और कह रहे हैं कि जब तक माइनॉरिटीज की कंसेंट नहीं होगी तब तक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग को वीटो दे दिया इन्होंने, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको वेलकम किया। अब इस समय कहानी वही चल रही है कि कांग्रेस एक मास मूवमेंट, गांधी जी एक्चुअली नहीं लागू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं जब, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चलो खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ऐसा अपना अपना खेल लो, ठीक है। वही है इंडिविजुअल सत्याग्रह है कि जिसको करना है तो अपना सत्याग्रह कर लो, कांग्रेस नहीं करेगी भाई, ठीक, यही है भाई, उसमें यही तो चल रहा है। ये सब लोग परेशान कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस, ब्रिटेन हार रहा है, गांधी जी उसके साथ हैं, केसर हिंद लौटा दिया, लेकिन एक टाइम पे तो मिला था केसर हिंद भाई, ठीक है। राजाओं के साथ और प्रधानमंत्री के साथ दोस्ताना संबंध है गांधी जी के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डिनेंसेस रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली,
insisted on no constitutional progress until Congress and Muslim League reached an agreement. तो अब ब्रिटिशर्स को खिलौना मिल गया, कह रहे पहले तुम लोग एक एग्रीमेंट करके लाओ, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी बात करेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग अलग चल रही, कांग्रेस अलग चल रही है, क्लियर है? ठीक है। गांधी जी इनिशिएटेड इन लेट 1940 विद ए लिमिटेड सत्याग्रह स्ट्रेटजी। तो स्टार्ट हो रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह लेट 1940 में, लेट 1940 सर अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, महाराष्ट्र शुरू किया था। एक मिनट। और इसमें नारा था दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, विनोबा भावे पुराना सवाल है, पहले सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू सेकेंड सत्याग्रही थे। ठीक है, और 41 तक करीबन 25,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। ढेर सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ठीक है, अब कांग्रेस थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है भाई, ये भी याद रखो, थर्ड भी पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें तो लिखा है गांधी जी ने इस समय नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर चुना है। देखो स्पेक्ट्रम चेक करो। हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने इस समय, जो इसमें लिखा है, यही लिखा है क्या? लिखा है ना? तो फिर भाई सत्य, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, तब गांधी जी ने नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर चुना है। पूरा लेटर दिया है, वो लेटर लिख रहे हैं गांधी जी नेहरू को कि मैं तुमको अपना सक्सेसर। तो भाई याद रखना, फिर 1940-41 की बात है। ठीक है, हाँ? Once I am gone, he will do what I am doing now. Then he will speak my language too. ठीक है भाई, तो 1940-41 के पास नेहरू जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनते हैं गांधी जी। ठीक है, ठीक है। अब ये सब कहानी चल रही है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर देते हैं अगस्त ऑफर को, तो कोई बात नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह में और कुछ ज्यादा चीजें हैं। दिल्ली चलो मूवमेंट, विनोबा भावे। ठीक है, 1941 तक 25,000 लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस में। ये पुस्तक कहाँ से स्टार्ट किया था? कहाँ से स्टार्ट किया था भाई? ये किया था ये पवनारा। तो याद करो, पवनारा महाराष्ट्र। और स्टार्ट किसने किया था? विनोबा भावे। पवनारा महाराष्ट्र, विनोबा भावे। ठीक है। ये एस एन पांडे है, इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें लग रहा है। हैं? हाँ, इसमें हमें लग रहा है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम से भी ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा है ना स्पेक्ट्रम में, आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल, उसमें फैक्ट्स हैं। लूसेंट का मैक्स वर्जन है। पंडित जी कब बात जा रहे हो वकील बनने तुम? अरे आज हम कल यहाँ हैं? 11 से सर एग्जाम छोड़ दो, अगली बार दे देना। और क्या यार, एलबी एग्जाम तो कभी हो जाएंगे। एलबी के एग्जाम, बीएड के एग्जाम कौन देने जाता है यार? हैं? क्रिप्स मिशन पे पहुंच गए हम लोग मार्च 1942। भाई आज 1947 तक पहुंचना है हम लोगों को। ये सेकंड वाला जो इलाहाबाद में शुरू किया था, सेकंड इंडस्ट्रियल, और थर्ड वाला सर है कारवी बांदा डिस्ट्रिक्ट में, ब्रह्मदत्त में। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी तो नहीं है जो बाद में, नहीं वो तो फरुखाबाद के एमपी रहे हैं। जो नाम सुना है ब्रह्मदत्त द्विवेदी का? यार ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम तो सुना होगा यार। लखनऊ में यार मायावती को जब सपा के सर हाँ, दो हैं? सर वो तो सपा अभी है, कहाँ पहले का? तो वो द्विवेदी तो वो वाले हैं 40-50 साल पहले की तो बात है इस समय भी भाई। जब मायावती और मुलायम सिंह यादव ने 6-6 महीने की सरकार बनाई थी, तो पहले सपा के मुख्यमंत्री बन लिए। बाद में मायावती ने कहा 6 महीने हो गए, खाली करो। तो सपा गुंडों ने घेर लिया, हैं? गेस्ट हाउस में घेर लिया। चाहो तो उस दिन मार देते, उस दिन मार ही देते मायावती को लोग। वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहुंच गए थे, उसमें फरुखाबाद के सांसद थे, हैं? बच गई मायावती उस दिन।
बाद में अखिलेश ने देखो उन्हीं को क्या बना लिया, मौसी नहीं बुआ, बुआ बना लिया बाद में, बुआ बबुआ। चलो भाई अब आ जाओ क्रिप्स मिशन पे। क्रिप्स मिशन स्टैनफोर्ड। अब सुनो, एक यार वो आया था कल हम लोगों ने देखा था बहुत पहले, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के मेंबर भाई लिख लेना अपने आप, 7 लोग थे। मैक्सिमम लोग कंजर्वेटिव पार्टी से थे, 2 लोग लेबर पार्टी से थे, जिसमें वो भी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, एटली, क्लेमेंट एटली। हाँ तो वो देख क्रिप्स मिशन को नहीं, तो एक तो वो साइमन कमीशन के मेंबर्स। अब क्रिप्स मिशन तो लेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स इन मार्च 1942। तो 1941 में क्या क्या हुआ है फिर? 30 मार्च। तो 40 और 40 में अगस्त ऑफर आता है। इधर देखो बेटा, अगस्त ऑफर कब आता है? 40 में, 8 अगस्त 40। और इसके बाद कुछ बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसके बाद खाली इंडिविजुअल सत्याग्रह है 40 से 41। अराइवल 22 मार्च को है, प्रपोजल दिया है 30 मार्च को, ठीक है, और गए हैं 12 अप्रैल को। ठीक है भाई। तो 22 मार्च को आ रहे हैं लोग। अराइवल कब है? 22 मार्च को, 22 मार्च। प्रपोजल कब दिया है? 30 मार्च को। 30 मार्च। भाई सब डेट लिख लो, याद करने पड़ेंगे। 11 मार्च हुई, वहाँ से क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। अरे छोड़े, नहीं पूछेंगे फिर यार। ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या वही है कि इंडियन कॉर्पोरेशन को सिक्योर कर सके अगेंस्ट द एक्सेस पावर ड्रिवन बाय इमीडिएट जापानीज थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम एलाइज टू रिजॉल्व इंडियाज पॉलिटिकल डेडलॉक। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था कि भाई जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है वो सिक्योर कर सके हम। ठीक है, भारत आते हैं। मेन प्रपोजल अभी भी वही है, डोमिनियन स्टेटस। राजा जी आजाद, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि जो नेहरू है ऑलराउंडर है, मतलब इनको मुस्लिम्स भी लाइक करते हैं, इनको वुमेन्स भी लाइक करते हैं, तो इनका रीच ज्यादा है, पैन इंडिया है पूरा। विमेंस का भी लाइक करना ज्यादा जरूरी था भाई। ये लिखा है कि a man who was admired by women। स्मार्ट तो थे यार, कश्मीरी पंडित थे हैं? तो गांधी जी होशियार थे, नब्ज पकड़ी देश की। चलो ठीक है। अब डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 2 चीजों की बात हो रही है। पुरानी बात, क्रिप्स मिशन कुछ नया तो कह नहीं रहे भाई, जो अगस्त ऑफर में वही क्रिप्स मिशन में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी। प्रोविंसेस जो हैं वो यूनियन में रह सकते हैं या छोड़ सकते हैं। जो डिफेंस और कम्युनिकेशन है वो इन्होंने कहा था ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा। माइनॉरिटीज की फिर बात कर रहे हैं कि भाई एक माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, और अगर माइनॉरिटीज को लग रहा है उनके इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट हो रहे तो वो सेसीड कर सकते हैं। ठीक है, नो इम्पोजिशन ऑन प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन एन इंडियन यूनियन। तो कहा भाई कि प्रिंसली स्टेट्स के लिए शुरू से इनका इंटरेस्ट, भाई प्रिंसली स्टेट्स उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो जाते जाते उनको तोहफा दे के जाना था इनको कि आपको भारत में जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए, आप स्वतंत्र रहिए। तो प्रिंसली स्टेट से यही कह रहे हैं, आपको स्वतंत्र रहना हो तो स्वतंत्र रहिए। ठीक है, अब ये भी खास चीज है कि प्रोविंसेज हैं, तो ये नई चीज थी ना, बाद में इन्होंने नहीं किया। जो प्रोविंसेज हैं वो भी अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं यूनियन में तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। एक तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली बात थी, इससे नेशनल मूवमेंट कमजोर हो जाए कि महाराष्ट्र सोचे अपना अलग देश बना लेंगे, यूपी सोचे अलग देश बना लेंगे, सेंट्रल प्रोविंस अलग देश बना लेंगे। ठीक है, एनी प्रोविंस which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। ये 2022 में क्या पूछा गया इन्होंने? Negotiation of the treaty for the transfer of power, interim period में कहा है भाई डिफेंस और कम्युनिकेशन गवर्नर जनरल के पास रहेगा। अब की डिपार्चर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है वो इंडियन हैंड्स में है, और दूसरा
वही प्रोविंसेस वाली बात कर रहे हैं। ऑफर्ड ए प्रिलिमिनरी ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन। तो पार्टीशन का एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। जब आप कह रहे हो प्रोविंसेस अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, तो मतलब यही है कि आप क्या कर सकते हो भाई, पार्टीशन का ब्लूप्रिंट था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक तरीके से पार्टीशन का ब्लूप्रिंट था। ठीक है। रिएक्शन, नेहरू और आजाद अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के चक्कर में है। ठीक है। कह रहे प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन गलत है, राइट टू सेसेशन नहीं होना चाहिए जिससे नेशनल यूनिटी को खतरा होगा। इमीडिएट पावर क्यों नहीं दे रहे हो हमें, ये तुम बार बार टरका रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? इस पे सबसे ज्यादा गुस्सा नेहरू जी का है। इमीडिएट पावर दो भाई। ठीक है, हमसे इंतजार नहीं हो रहा है अब। ठीक है। मुस्लिम लीग क्रिटिक अपोज द आइडिया ऑफ मुस्लिम लीग कह रहे थे भाई कि आप डायरेक्ट इसी में बोल दो हमें अलग पाकिस्तान देंगे, ये नहीं कि जो हमारे अधिकार प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे तब हम अलग होंगे। मुस्लिम लीग, अदर ग्रुप, लिबरल्स, हिंदू महासभा, सिख, डिप्रेस क्लास, राइट टू सेसेशन एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडियन यूनिटी। तो ये भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, खुश कोई नहीं है क्रिप्स मिशन से। कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू ऑफर डोमिनियन स्टेटस। दूसरा कह रहा है जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनका रिप्रेजेंटेशन में नॉमिनीज होंगे। तो अभी भी कह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नॉमिनीज होंगे, इसके भी लिए गुस्सा है। दूसरा वही है कि तुरंत क्यों नहीं दे रहे हो। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा ने राइट टू सेसीड का विरोध किया। डिप्रेस्ड क्लास कह रहे हैं भाई कि पार्टीशन के बाद हम अपर कास्ट हिंदूज की मर्जी पे आ जाएंगे। और सिख को दिक्कत यह है कि अगर पार्टीशन हुआ तो पंजाब चला जाएगा, तो सिख को मिलनी दिक्कत यह है। तो मुस्लिम लीग को छोड़ के एक्चुअली कोई भी और पार्टीशन के पक्ष में है नहीं, सिख भी नहीं है, डिप्रेस क्लास भी नहीं है। ठीक है, हिंदू महासभा भी नहीं है। नहीं, पोस्ट डेटेड चेक इसको कहा है क्रिप्स मिशन को, उसमें नहीं कहा है यार। हाँ, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, तो तुम उसमें सही क्यों नहीं कराते हो तुरंत यार? क्रैशिंग बैंक। हाँ, लेकिन तो गांधी जी ने कहा है, तो इसी में आगे जोड़ दिया। तो गांधी जी ने कहा है पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू क्रिटिसाइज्ड इट फॉर प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग ऑटोक्रेटिक पावर्स फॉलोइंग द अनसक्सेसफुल मिशन। नेशनलिस्ट नाउ परसीव द राइट मोमेंट फॉर सेटिंग द नेक्स्ट। क्या लिखा है? तो कंफर्म में तो पूछा जाता है किसको, मैं क्वेश्चन कहा था ना। नेहरू ने डोर ने डेडेड डोर ने जंग लगी कील, तो इसी को कहा है फिर। क्रिप्स का था, क्रिप्स बात करने को तैयार नहीं था। टेक इट और लीव इट, वीटो पावर, चर्चिल अंडरमाइंस द मिशन इफेक्टिवनेस। तो ब्रिटिश भी अपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है सवाल। गांधी जी ने यहां कहा है यार, ऑन ए क्रैशिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। नेहरू क्रिटिसाइज्ड द मिशन एज द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। द मिशंस फेल्योर एस्केलेटेड इंडियन फ्रस्ट्रेशन एंड fueled the demand for immediate action against British imperialism, culminating the Quit India movement। ठीक है, तो भैया कब आया था एक बार दोबारा बताओ, क्रिप्स कब आया था भारत में? लगभग मार्च 1942। तो मार्च 1942 की कहानी है। मार्च 1942। इससे पहले क्या चल रहा है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। इससे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब गुस्सा हो गया गांधी जी, जब करो या मरो बोल देंगे भाई। ये तो नेहरू जी आएंगे, यार तुम दिला नहीं रहे हो, मैं इंडिपेंडेंट तुम्हारे चक्कर में डिले हो रहा है। 1940 में कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई हैं? 1940 में अगस्त ऑफर आया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह है। अगस्त ऑफर से पहले पाकिस्तान डे है, उसके बाद में है, पहले है। तो 23 मार्च को पाकिस्तान डे है। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान वाला है, उसके बाद में ये वाला है, अगस्त ऑफर है, फिर उसके बाद में इंडिविजुअल सत्याग्रह है। हाँ, इंडिविजुअल सत्याग्रह है। और डिलीवरेंस डे कब था? 22 दिसंबर 1939 तक, 39। ठीक है, और उससे पहले वो 2 सेशन है। 1939 में कहाँ सेशन है?
त्रिपुरी 1940 में रामगढ़ कहाँ वाला है, रामगढ़ वाला है। त्रिपुरा 38, 39 हरिपुरा सेशन। अब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, उधर लड़ाई अलग चल रही है, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, आल्सो नोन एज अगस्त रिवॉल्यूशन, ठीक है। इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट एनी पॉसिबल जापानीज इन्वेजन। द मूवमेंट इंडोर्स्ड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन 14 जुलाई in Wardha, different from previous campaign due to its spontaneous mass participation. It was a leaderless movement, क्योंकि सबको अरेस्ट कर लेंगे अभी, ठीक है। स्लोगन था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। Characterized by unprecedented public courage and militancy, the movement faced severe repression, British prioritizing their war efforts, imposed draconian measures। तो ये सब कलाकारी है, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या थे, क्रिप्स मिशन फेल्योर, इन्फ्लेशन। अब ब्रिटिशर्स हार रहे हैं लगातार, साउथ ईस्ट एशिया में हार रहे हैं, बर्मा के ऊपर जापान के अटैक का खतरा बढ़ रहा है, उन्हें लगा बर्मा पहुंच जाएंगे तो भारत पे भी आ जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, बैंक भाग रही हैं, गोल्ड लोग इकट्ठा करके रख रहे हैं। वर्धा मीटिंग होती है जुलाई 1942 में, जिसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया जाता है। इसे प्रपोज करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सेकेंड करते हैं सरदार पटेल, ये भी पूछ सकते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को इस बार प्रपोज कौन कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू। तो इनका वही ईगरनेस है, जाओ जाओ। तो जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है। भाई प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, रेटिफ। इसको बाद में गोवालिया टैंक बॉम्बे 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेटिफाई करती है। सर इसका प्रस्ताव पहले वर्धा सम्मेलन में आया था। पहले लिखा तो ये भाई, पहले वर्धा में आया था, मीटिंग इन वर्धा। सर गांधी उसमें वर्धा में रहता था, गांधी वर्धा में रहता था। होता है ना, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाएगा तब साबरमती नहीं जाएंगे। तो गांधी वर्धा में रहना है, तो वही लोग जाके मिले, वही सर ऐसा क्यों उन्होंने प्राण लिया साबरमती नहीं जाएंगे, वर्धा भी जो फैसिलिटी क्योंकि उन्होंने वो दांडी मार्च शुरू किया ना साबरमती से। तो बोले कि हम किस लिए दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को भगाना। तो कहा वहां से जा रहे हैं, यहाँ तभी वापस लौट के आएंगे जब द्रौपदी ने क्या कहा था, हम बाल तभी बांधेंगे जब क्या करेंगे, द्रौपदी ने भी कहा था, जब तक उनके लहू से अपने बाल नहीं धो लेंगे हम, एक एक कौरवों के रक्त से, दुशासन के। हाँ तो वही है भाई, तो ये लोग भी गांधी जी क्या कम समझ रहे हो तुम, ठीक है। गांधी जी कॉन्फिडेंस दैट द मूवमेंट वाज अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस impatience to proceed with the struggle even if Congress was hesitant. However, Congress followed his lead, making unity in the decision for mass action. अब इसमें कुरनूल सर्कुलर आता है 22 जुलाई 1942 को, ड्राफ्टेड, इसे पढ़ो एक बार, ड्राफ्टेड काला वेंकट राव एंड सेंट फॉर CWC approval through Dr. Pattabi Sitaramaiah. This document outlined strategic directives for the movement, though it was seized by police when the Kurnool Congress office was raided. तो ये तो अलग से लिखा है, देखो शायद स्पेक्ट्रम में होगा। कुरनूल सर्कुलर की बात कर रहे हैं, 29 जुलाई 1942। जुलाई 1942 जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी आंध्र प्रदेश में, वो एक कुरनूल सर्कुलर जिसे ड्राफ्ट करते हैं काला वेंकट राव डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के साथ। अब खाली बस का नंबर नहीं दिया, बाकी सब दे दिए हैं कि किस बस से गए तो उसका नंबर भी लिख देते यार। इतना कि किसने लिखा, किसने ड्राफ्ट किया, कौन लेके गया, नहीं इसमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव्स थे मूवमेंट्स के लिए, लेकिन पुलिस इसे सीज कर लेती है। द क्विट इंडिया, तो यूपीएससी में सब फैक्ट पूछे इन्होंने। एट गोवालिया टैंक 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त
1942 ग्वालियर टैंक मीटिंग, कांग्रेस एडॉप्टेड क्विट इंडिया रेजोल्यूशन विच इंक्लूडेड, तो एक इमीडिएट एंड फासिज्म और इंपीरियलिज्म के हम खिलाफ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट विथड्रॉल कर पहले बनेंगी, और सिविल डिसोबीडियंस को इन्होंने सैंक्शन किया। तो ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942। तो प्रारंभ किस दिन होता है क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1942, आज ही के दिन। ऐसे का स्वदेशी दिवस था 7 अगस्त। तो 8 अगस्त 1942, ठीक है। अब 9 अगस्त तक सब नरक कर देंगे लोग। गांधी जी रैलिंग क्राई डू और डाई अंडरस्कोर द मूवमेंट्स इंटेंसिटी एंड अर्जेंसी। गांधी जी जनरल इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट सेक्शंस का यूनिटी रखो, हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करो। गवर्नमेंट सर्वेंट इस बार नौकरी नहीं छोड़नी, पिछली बार फंस गए थे छोड़ के, फिर बाद में हाथ जोड़ने पड़े तो इरविन के ने वापस ले लो भैया, इस बार नौकरी मत छोड़ना। पिछली बार याद है इरविन? हैं? हाँ सीडीएम। तो भाई नहीं, इस बार सोल्जर से कहा भाई हिंदुस्तानियों पे गोली मत चलाना, ठीक है। स्टूडेंट से कहा पढ़ाई छोड़ दो, अगर कंट्रीब्यूट कर पाओ तो। विदहोल्ड रेंट फ्रॉम प्रो गवर्नमेंट जमींदार का, जो प्रो गवर्नमेंट जमींदार हैं उनको रेंट मत दो। प्रिंसेस से कहा कि भाई जो एंटी गवर्नमेंट रूलर्स हैं, ठीक है, उनके साथ मिल जाओ और मास को सपोर्ट करो, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट से कहा है कि एंटी गवर्नमेंट है तो लड़ाई कर दो, ठीक है। अब देखो इसका अपोज किसने किसने किया। मुस्लिम लीग ने अपोज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपोज किया, और हिंदू महासभा भी अपोज कर रही है। हिंदू महासभा तीनों सर प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया था? प्रिंसली से अभी आगे देखें, उनसे कहा गया कि अगर कोई जो रूलर हैं और कोई प्रो गवर्नमेंट रूलर है उनसे दोस्ती तोड़ लो, और लोगों से कहा कि अगर आपका रूलर प्रो गवर्नमेंट है तो आप वहां रिवोल्ट स्टार्ट करो। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा कौन? मुस्लिम लीग दिया होगा। अभी तो देखो बेटा, स्प्रेड 9 तारीख को सारे अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी बिल्ड मोमेंटम थ्रू सिविल डिसोबीडियंस प्रोपेगेंडा। British promptly be arrested Congress leaders, declare Congress an unlawful under Criminal Law Amendment Act Rule 56 ... अरुणा आसफ अली 9 अगस्त को कांग्रेस सेशन में झंडा फहराते हैं, फ्लैग हैं, अरेस्ट होते हैं। भगदड़ यूपी बिहार में, ब्रिजेस को तो मतलब तोड़ देते हैं, रेलवे ट्रैक उखाड़ देते हैं, टेलीफोन लाइन है। सबसे ज्यादा वायलेंट यही वाला रहा। सबसे ज्यादा वायलेंट सब कह रहे करो या मरो। स्टूडेंट स्ट्राइक अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, जमशेदपुर में है, पूना में है। स्टूडेंट हड़ताल करते हैं, इलीगल न्यूज सीट सर्कुलेट कर रहे हैं। अब अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो रही है बॉम्बे में, पूना में। एक अंडरग्राउंड रेडियो, उषा मेहता रेडियो, इवेडेड डिटेक्शन। अब इसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन। क्या चीज वही है? हाँ, सर वो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने बलिया में। वो तो भी आगे आएगा, वो तो चित्तू पांडे हैं। सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका। सोचो तुम अगर उस पीरियड में तुम्हारा जन्म होता। सुचेता कृपलानी जो नहीं ना मेरे घर पे आती थी, मैं हाँ वही सही मैं जमींदार खाता तो मेरा गृह जिला संत कबीर नगर वही मैदान से लड़ती चुनाव, और सब मेरे घर पे आती है सुचेता कृपलानी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और मेरे पापा गोद में चलाई भी है, मेरे पापा गोद में चलाई भी है। पापा को लेकिन मैं मतलब ये तो फैक्ट है। बहुत तो सुचेता हाँ? मेरे जब जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वही लड़ती है। बहुत अच्छा। अब पैरेलल गवर्नमेंट देख लो कहाँ कहाँ बनी है भाई। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बलिया अगस्त 1942, चित्तू पांडे, ठीक है भाई। तामलुक, मिदनापुर, जतिया सरकार, विद्युत वाहिनी,
सतारा, ये सब यहाँ गवर्नमेंट्स बनी है, पैरेलल गवर्नमेंट। सतारा में बनी है, बलिया में बनी है, तामलुक में बनी है। यहाँ बाईबी चावंड वही है जो कांग्रेस लीडर थे बाद में, हैं? बाईबी चावंड, नाना पाटिल, विलेज लाइब्रेरी क्रिएटेड न्यायदान मंडल्स, कंडक्टेड प्रोहिबिशन कैंपेन एंड अरेंज गांधी मैरिजेस नोन एज प्रति सरकार। तो 3 जगह बनी है, बलिया में सबसे पहले बनी, बलिया में फिर बनी है तामलुक में और फिर बनी है सतारा में। इतनी चली है और क्या, 2 साल। अरे चली सब अंडरग्राउंड था, जिस दिन मार दिए गए मान लिया उस दिन खत्म हो गई, चली क्या है। बलिया में तो 5-6-7 दिन की बात थी। अब यूथ स्टूडेंट्स का रोल रहा, महिलाओं का रोल रहा। नोटेबल अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता का रेडियो याद रहेगा। वर्कर्स ने खूब स्ट्राइक की। पीजेंट्स, इस बार पीजेंट्स का रोल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिक्लाइन हो गया लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। मुस्लिम्स का भी रोल रहा है भाई। कम्युनिस्ट पार्टी रिफ्रेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन, aligning instead with the British bar effort following the Nazi attack on Russia। मुस्लिम लीग ने अपोज किया है और डर रहे हैं कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो फिर माइनॉरिटी का ऑपरेशन होगा। हिंदू महासभा ने भी मूवमेंट का अपोज किया है। प्रिंसली स्टेट एक सबड्यूड रिस्पॉन्स है, लिमिटेड एंगेजमेंट है। ठीक है, तो लगभग इतना हमको आइडिया है किसका क्या है। गवर्नमेंट रिस्पांस, 9 अगस्त को सारे अरेस्ट हो गए, सब डिक्लेयर अंडाफुल हो गए, सब कुछ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कहीं तो वैसे लड़ाई चल रही, ऊपर से तुम तंग कर रहे हो। मार्शियल लॉ वाज नॉट इंप्लीमेंटेड बट हार्श मेजर्स, बैटन चार्जेस, टीयर गैस, गन फायर, 10,000 लोग मारे जाते हैं। प्रेस फ्रीडम सप्रेस हो जाती है, मिलिट्री कंट्रोल है। मास फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट, मतलब कि ब्रिटिशर्स हैवी टोल कर रहे हैं। अब गांधी जी अपने उस पे आ जाते हैं, अब भूख हड़ताल पे। कहते भाई तुम जब मारोगे हम लोगों को तो हम अब भूख हड़ताल करेंगे। तो रीजन गांधी जी अंडरटुक ए फास्ट इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो भूख हड़ताल कब करें? फरवरी। तो 8 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है। 1 मिनट, 8 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है। गांधी जी भी अरेस्ट हो रहे हैं, सब अरेस्ट हो रहे हैं। ऑपरेशन 0 आवर। 9 अगस्त को गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, सब अरेस्ट हैं। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब अरेस्ट हो गए। हाँ, आगा कहाँ पैलेस में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि फिर गांधी जी कौन पहुंचा रहा था जब अरेस्ट थे, मतलब तो वो गांधी क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तो मतलब भाई अरेस्ट हैं। अरे ऐसा नहीं था यार, देखो अंग्रेज भी ऐसे दुष्ट होते तो फिर सीधे टांग ही नहीं देते। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनके साथ वही बिहेव किया जाता था। अब भगत सिंह ने हत्या कर दी थी किसी की, इसलिए फिर फांसी भी दी गई भाई सैंडर्स की, वरना थोड़ी ऐसे करते हैं, सबको थोड़ी मार दिया। किनकी? तो ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने बिल्कुल काल कोठरी बंद कर दिया और खाना ना मिल रहा हो। अरे किताबें लिख रहे थे वहाँ जेल में, लोग मिलने आते थे, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। पूना पैक्ट हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं तो पहले छोड़ दिए जा रहे हैं। सारी बुक्स जेल में ही लिखी हैं। ठीक है। अच्छा, एक है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रिजाइन कर रहे हैं। इन्हें लग रहा हो सुनता मिलने वाली है, बाद में मंत्री बन जाएंगे भाई। ठीक है। और इसी समय 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे बता रहे हैं यार। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड। तो उस दिन भी 23 मार्च था, वो 23 मार्च 1940 था। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 23 मार्च 1940 को, इसीलिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे मनाया जाने लगा भाई।
फेमिन, अब इसी समय फेमिन भी आ गई भाई, बंगाल ये तो बहुत दुष्ट है यार। बंगाल बंगाल में फेमिन आ गई, 30 लाख लोग मर गए, अब क्या लड़ रहे होंगे। राइस इंपोर्ट, राइस एक्चुअली ब्लास्ट डिसीज ऑफ राइस मैन-मेड था ये। चर्चिल को तो जिम्मेदार ठहराया। imports from Burma and South Asia was halted, mismanagement and profiteering. The crisis was due to gross mismanagement and profiteering. खींच लिया था Rationing was introduced late and limited to major cities, rural area without essential support. ठीक है, तो famine आ जा रही 1943 में। इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है। अब कुछ इंडिया मूवमेंट और देख लेते हैं। तो कुछ इंडिया मूवमेंट तो अच्छा, यहाँ पर एक इंडियन नेशनल आर्मी की बात की जा रही है, सुभाष चंद्र बोस की। तो इसको खाली पढ़ लो एक बार। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र पूरा मार्च 1942, रास बिहारी बोस, ए रिवॉल्यूशनरी लीडर इन जापान सिंस 1915। सर ये वही वाले हैं। ये वही वाले रास बिहारी बोस है जो भाग गए थे, ठीक है। इनके दोस्त को, इनको किसको फांसी हो गई थी? नहीं, दो लोग थे ना, सचिननाथ सान्याल। तो सचिननाथ सान्याल को तो फांसी हो गई, रास बिहारी बोस निकल लिए जापान। हाँ, अब 1915 से जापान में रह रहे हैं रास बिहारी बोस, दिल्ली पास गए थे। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन टोक्यो विद अदर इंडियन लीडर्स टू फॉर्म द IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। सुभाष चंद्र बोस की सोचो यार, सर 8 ही 10 शायद पोस्ट भी थी लंदन में ही और इंडियंस के लिए बहुत कम पोस्ट भी थी सर। सर 8 ही 10 पोस्ट थी, उसमें की फोर्थ रैंक आई थी। तो वही होशियार थे सुभाष चंद्र बोस, और कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को महात्मा क्यों बोल दिया, राष्ट्रपिता। सोचो उस समय इंग्लैंड जाके एग्जाम क्वालिफाई करना, भगवान हो गए नहीं हो गए। प्रिंसिपल भी थे ना कॉलेज आत्मकथा में कहा एक पेपर मेरा बेकार हुआ था। आके कहा पेपर बेकार हुआ, आत्मकथा में आत्मकथा में कहा है। मेरा भी बेकार पेपर बेकार हो तो चला तो सो भाई, तो अब सुनो भाई, ध्यान सुनो। 1915 से रास बिहारी बोस रह रहे हैं जापान में, और मार्च 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं। जून 1942 में ड्यूरिंग ए मीटिंग इन बैंकॉक, ठीक है, तो रास बिहारी बोस को इसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते थे। हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत रेजोल्यूशन पारित होता है कि एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाएगी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक, जिसका नाम होगा आजाद हिंद फौज। और ये डिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस इसको लीड करेंगे। अबे सुभाष चंद्र बोस आए कहां से? जर्मनी होते हुए आए हैं, जर्मनी से जापान गए। ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह थे, वो हाँ। वहाँ पे बच गए थे सैनिक उनके। अब INA enlisted volunteers from Indian overseas and ex-British Indian soldiers in South of, तो जो इंडियन सोल्जर्स अरेस्ट हो गए थे एक्चुअली वहां, तो उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने लीग बना ली। कैप्टन मोहन सिंह को कमांडर इन चीफ बनाया गया। तो INA में 40,000 मेंबर थे जो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए तैयार थे। अब जो कैप्टन मोहन सिंह थे और जापानीज के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हुए, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को लीडरशिप दे दी जाती है जुलाई 1943 में, जुलाई 1943 में, ठीक है, जुलाई 1943 में। तो स्थापना कब हो रही इसकी? मार्च 1942 में। 1 साल रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जुलाई 1943 में चेंज हो रही है। अब 21 अक्टूबर 1943, भाई देखो डेट क्रोनोलॉजी आएगी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, जो आप बता रही थी बिटिया, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कब बना रहा है? 21 अक्टूबर 1943, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 इन्होंने वहाँ पे फ्लैग भी लहराया था। फ्लैग भी लहराया था। अंडमान निकोबार में।
और कहते हैं कि ब्रिटेन और यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं एक्सिस पावर्स के साथ रहेंगे। बोलते हैं सर गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, ना कंगना रनावत तो इन्हीं को पहला प्रधानमंत्री मानते हैं। हिटलर ने सर मतलब हिटलर सर अपने आप को मतलब सुपीरियर इसका मानता था, नाजी मानता था। ऐसा भी हो सकता था अगर मान लीजिए सर क्या कहते हैं हिटलर जीत जाता था वर्ल्ड वॉर तो भारत पे कब्जा करे तो हम लोग को सर एकदम सब ग्रेट बना देता था। और क्या कर सकता था, बिल्कुल। तो सर वो जो आपकी थ्योरी है कि मतलब दो दुष्टों में जो कम दुष्ट है सर मतलब कम दुष्ट है सर वो कौन सा दुष्ट है? तो उसमें बड़ा दुष्ट बन जाता, हम छोटा दुष्ट ढूंढते। अब सुनो, 1940 दिसंबर 1943 की कहानी है। दिसंबर 1943 में जापानीज अंडमान निकोबार आइलैंड को बोस को दे देते हैं और इनके नाम हो जाते हैं शहीद और स्वराज। शहीद और स्वराज। सर नवंबर में था कि दिसंबर में? नवंबर। इसमें दिसंबर लिखा हुआ है। 6 नवंबर। ठीक है, तो 6 नवंबर सही होगा। फिर आईएनए अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करता है सिंगापुर से रंगून जनवरी 1944 में और आर्मी ले चलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। चलो अब दिल्ली चलो। हैं मलाया बर्मा, मलय पेनिनसुला जो पूरा था नीचे वाला। जो आईएनए के रेजिमेंट थे उनके नाम सुन लो, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, अजर रेजिमेंट, बोस रेजिमेंट और रानी झांसी रेजिमेंट जिसकी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 1945 में एलाइड फोर्सेस जो हैं वो आईएनए आर्मी को अरेस्ट कर लेती हैं। सुभाष चंद्र बोस एक एयर क्रैश में 18 अगस्त 1945 में ताइवान में मारे जाते हैं। कितना लिखा बिटिया? इसमें 18 अगस्त लिखा, 18 अगस्त 1945। तो बहुत कम दिया इन्होंने यार, सुभाष चंद्र बोस। इधर देख लो एक बार सुभाष चंद्र बोस की कहानी पढ़ लेते हैं। तो 1998-97 में कटक फैमिली ग्राउंड, वेल एडुकेटेड फैमिली, फादर जानकी नाथ बोस लॉयर थे, ब्रदर शरद चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर थे। एडुकेशन स्कूलिंग कटक और कलकत्ता में हुई है। फिलॉसफी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1999 में फिलॉसफी में ऑनर्स किया है। सोचो यार, कैम्ब्रिज में तब ये लोग पढ़ने जा रहे थे, तो आज सपना होता है कैम्ब्रिज में पढ़ने का। ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एडवोकेटिंग फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस और महात्मा, सुन राजा बेटा, महात्मा गांधी की स्ट्रेटजी नॉन वायलेंस। जल्दी 12 बज गया भाई, सुनो। आईएनसी, अच्छा इससे पहले नॉन कॉपरेशन वाली कहानी हमको पता ही है, ठीक है। तो नॉन गुरु कौन थे इनके? सीआर दास, ठीक, वो नहीं लिखा इन्होंने। 1938-1939 में प्रेसिडेंट रहते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ये भी हमको पता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक उसके बाद बनाया था इन्होंने, रिजाइन करने के बाद। आइडियोलॉजी सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया, आर्म रेजिस्टेंस अलायंस जर्मनी और जापान के साथ किया है। 1941 में हाउस अरेस्ट थे, 1941, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिप्स से पहले की बात है, बाद की बात है? पहले की बात है क्रिप्स से। तो क्रिप्स कब आता है? 1942 में आता है। तो इसका मतलब है कि फिर इनको अरेस्ट किया क्यों गया था? हाउस अरेस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक के कारण, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण किया गया होगा। हाँ, जिस हाँ उसके बाद इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब हाउस अरेस्ट हैं, लेट टू आईएनए, आजाद हिंद रेडियो, भाई धोखे में मर गए, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आजाद हिंद फौज, इंडियन आर्मी, जुलाई 1941, मोहन सिंह राज बिहारी बोस इन जापान टू कम्बैट ब्रिटिश रूल विद एक्सिस सपोर्ट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं 21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर, ये भी हमने देख लिया फैक्ट। राज बिहारी बोस के बारे में क्या है? अच्छा, दो, एक बोस है, घोष है, ठीक है। तो बोस जो हैं एक खतरनाक बाल हैं, जापान निकल लिए थे 1915 में। इंडियन क्लब बनाया टोक्यो में, एडवोकेटिंग इंडिपेंडेंस एंड अपोजिंग वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। फिर एक जो अभी हम लोगों ने बात की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1943 में, लीडरशिप किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस। 21 जनवरी 1945 को लंग कोलैप्स होता है, फरवरी में उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो इनकी कहानी तो उससे कॉन्स्पिरेंसी से जुड़ी हुई, कौन सी दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, जिसमें किसी होर्डिंग के ऊपर बम फेंक लिया, हार्डिंग, इधर सुन लो भाई, हार्डिंग के ऊपर क्या फेंका था इन्होंने, बम फेंका था। किन दो लोगों ने फेंका था, और रुक जाओ, हैं तो फांसी किसको हो गई थी, फांसी हुई थी या उनका उम्र कैद की सजा हुई थी, उम्र कैद की सजा हुई थी, फांसी नहीं हुई थी सान्याल को, देखना एक बार, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था यार, ठीक है, तो फेंका किसी और ने था। फेंका चलो किसी और ने होगा फिर, सर हिंसा नहीं करनी चाहिए सर, हिंसा सर किसी का जवाब नहीं है। अब एक कौन है, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष जो हैं ये मॉडरेट थे, ये मॉडरेट थे, ठीक है। बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो ये सब देखो कितने पढ़े लिखे लोग थे यार, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन, हैं। सूरत स्प्लिट में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, महिलाओं की शिक्षा, और भाई ये सब फाउंडेशन का काम इन्होंने किया। बस 2 लाइन और, मोहन सिंह वर्ल्ड वार 2 ब्रिटिश फोर्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जापानी सपोर्ट लिया, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार आर्मी बना ली। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब सिंगापुर हार गए 40,000 लोग 1942 तक थे। बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं, आईएनए का कंट्रोल लेते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को गवर्नमेंट बनाते हैं, और एससी चटर्जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिलाओं का मंत्रालय बनाते हैं पूरा। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एचसी चटर्जी वित्त मंत्री हैं, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन सरकार बना ली इन्होंने। फिर ये वार डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिटेन के और यूएसए के खिलाफ, ठीक है। हेडक्वार्टर रंगून शिफ्ट करते हैं 44 में, अंडमान निकोबार शहीद द्वीप स्वराज द्वीप, और यहां पर 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, फॉर ब्लेसिंग के लिए। तो कब कह रहे हैं, 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944। अब थोड़ा सा और देख लो, एक इंफाल कंबाइन है, आईएनए बटालियन अंडर शाह नवाज। सर धीरे धीरे पढ़ाइए सर, बोस को भी इज्जत दीजिए सर, बोस की इज्जत दीजिए सर, कहानी उतना दिन तक पढ़ा था, बोस को टाइम नहीं मिला। चलो भाई, धीरे धीरे पढ़ाइए। तो इंफाल कंबाइन में क्या है, आईएनए बटालियन अंडर शाह नवाज फेस डिस्क्रिमिनेशन शॉर्टेज। ये क्या हो गया, क्रॉसिंग इनटू इंडिया, द आईएनए क्रॉस द बर्मा बॉर्डर इनटू इंडिया 18 मार्च 1944, एडवांसिंग टुवर्ड्स कोहिमा एंड नेपाल, इम्फाल। कोलोनल मलिक तो ये तो पहुंच गए थे भाई इंडिया, हैं। मोइरंग मणिपुर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन 3 मंथ तक किया है एलाइड फोर्सेस के साथ, और उसके बाद फिर एक जो आईएनए विड्रॉल कर लिया इन्होंने 18 जुलाई 1944 को। जापान ने सरेंडर कर दिया 15 अगस्त 1945 को, तो फिर आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के 3 दिन बाद इनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाती है। भाई तो कैसे पढ़े, हम तो मौत ही हो गई यार। सर गांधी को भी किसी अंग्रेज ने थोड़ी ना मारा, हिंदुस्तानी ने मारा था गांधी। इनका नाम बाद में रख दिया किसी ने, गुमनामी बाबा, ठीक है। कहे भाई ये मरे नहीं है, जिंदा हैं, और मर नहीं सकते। उसके बाद कोर्ट मार्शल होता है जब वो भारत लौट के आते हैं, लेकिन उनके डिफेंस में अब इसमें सवाल आता है वकालत किसने किसने की थी। चलो भाई, आज नहीं हो पाएंगे भाई, फेमिन तक देख लिया था। अब इसका सीआर फार्मूला है ना, चलो फिर कल करते हैं, हो नहीं पाएगा, एक क्लास और लग जाएगी। अब क्लास होगी मंडे को, ठीक है। संडे टेस्ट देने कौन आओगे तुम लोग, टेस्ट देने?